हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये 13वें यूनिट का 12वां वीडियो है और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है एल्कीनो के रासायनिक गुण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। आपको एल्कीन पता है, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो जल्दी से नोटबुक में अपनी हेडिंग लिख लो, हिंदी में भी हेडिंग लिख लो और वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में भी हेडिंग लिख लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे एल्कीनो के रासायनिक गुण में सबसे पहले हमें सीखना है हाइड्रोजन से क्रिया या हाइड्रोजन का योग। तो नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप, नंबर 1 हेडिंग लिखो हाइड्रोजन का योग। ठीक है। हाइड्रोजन के योग को आप इंग्लिश में कह सकते हो एडिशन, एडिशन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ एल्कीन कैसे रिएक्शन दिखाते हैं, हाइड्रोजन का योग या एडिशन विद हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे एक एक रिएक्शन को, बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन हमें सीखने हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो हमारे पास एक डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे हर एक रिएक्शन को। इसे हम कहते हैं एथीन, एथीन, या आप सामान्य भाषा में इसे इथाइलिन भी कह सकते हो। यदि इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हो, हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या होगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक पाई बॉन्ड। ध्यान से समझना, हाइड्रोजन का रिएक्शन करोगे डबल बॉन्ड के ऊपर तो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा और 2 H हैं, एक H इधर जुड़ जाएगा और एक H इधर जुड़ जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये तो था इथीन यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन और ये हमें मिल गया सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। 2 कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन मिल गया। ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपको कहूं कि मान लो हमारे पास इस तरह का एक एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एक एल्कीन है, 3 कार्बन वाला एल्कीन है। इसे आप कह सकते हो प्रोपीन, या तो आप इसे प्रोपीन कहो या फिर आप सामान्य भाषा में इसे कह सकते हो प्रोपाइलीन। ठीक है, सामान्य पद्धति में। इसके ऊपर यदि आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो गर्म करना पड़ेगा आपको, और ये हाइड्रोजन एक पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड होगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। तो प्रोपीन से प्रोपेन हमने बनाया है। इसमें यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों रिएक्शन में ही आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन का योग हो रहा है। हाइड्रोजन के जुड़ने वाली रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं इस रिएक्शन का नाम आप हाइड्रोजीनेशन, इस रिएक्शन को हाइड्रोजनीनेशन कह सकते हो। ठीक है, या हिंदी में कहना है तो हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, इस रिएक्शन को आप कह सकते हो हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनीनेशन। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको
कि हमने देखा कि दोनों रिएक्शन में हमने गर्म किया है, एक हेडिंग लिखते हैं नोट, दोनों रिएक्शन में ही हमने क्या किया है, गर्म भी किया है। देखो यहां भी डेल्टा लिखा हुआ है, यहां भी। यदि आप इस रिएक्शन में निकिल के स्थान पर दूसरे उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, जैसे प्लेटिनम, निकिल के स्थान पे यदि आप, जैसे ये निकिल उत्प्रेरक है, इसकी जगह आप प्लेटिनम यूज करो, या आप यूज करो पैलेडियम, या फिर आप यूज करो रेने निकिल। ये रेने निकिल पता क्या होता है, ये निकल का एक स्पंजी फॉर्म होता है, यानी जब निकिल एक स्पंज की तरह हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम रेने निकिल, ध्यान रखना। तो यदि आप निकिल के स्थान पर पैलेडियम, प्लेटिनम या रेने निकिल का प्रयोग करोगे तो अभिक्रिया को गर्म नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं तो अभिक्रिया एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर ही हो जाती है, ठीक है। मतलब आपको अभिक्रिया को गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि यहाँ डेल्टा लिखा है। ये डेल्टा यानी टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा सिर्फ तब जब आप निकिल का प्रयोग करोगे, पर यदि आप प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करो इस रिएक्शन में, या पैलेडियम का या रेने निकिल का प्रयोग करो, तो आपको गर्म करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसी नोट में एक पॉइंट और बताता हूं आपको, एक बात तो ये ध्यान रखनी है, मतलब आप यहां निकिल की जगह यदि इन तीनों में से किसी को भी लिखोगे तो डेल्टा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन जिसे कहते हैं हम हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन का योग, इस रिएक्शन की एक खासियत है। खासियत यह है कि इस रिएक्शन में हीट निकलती है बाहर, उष्मा निकलती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो मैं यहां लिख देता हूं इस बात को कि हाइड्रोजिनेशन is an exothermic reaction, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक कहते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, वैसे तो आपको पता ही होगा, इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली तो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है बाहर, ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर क्यों, क्या कारण है कि आप कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में उष्मा निकलेगी। कारण ये है कि आप देखो कि यहां एक पाई बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड ही तो टूटता है, चूंकि टूटता है केवल एक पाई बॉन्ड। आपको पता है पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी सी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी सी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उष्मा दी गई तो कम, पर बने हैं दो सिग्मा बॉन्ड। देखो एक तो हाइड्रोजन जब यहाँ कार्बन से जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन पे जुड़ेगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और वो भी सिग्मा होगा। तो बने तो हैं दो सिग्मा बॉन्ड, जिनके बनने में बहुत ज्यादा हीट निकली होगी बाहर, उष्मा बहुत निकली होगी, और टूटा है एक पाई बॉन्ड जिसके तोड़ने के लिए थोड़ी सी उष्मा देनी पड़ी होगी। तो देनी पड़ी तो थोड़ी सी उष्मा, और निकली बहुत ज्यादा उष्मा। थोड़ी उष्मा इसलिए देनी पड़ी क्योंकि टूटता है केवल एक पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड टूटा, जबकि
बनते हैं, जबकि बनते हैं कितने बॉन्ड बनते हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड जो मजबूत वाले हैं। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे जो मजबूत वाले बॉन्ड हैं, तो उनसे तो बॉन्ड के बनने में बहुत ज्यादा क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी बाहर। तो इसलिए ऊष्मा निकल रही है ज्यादा और अवशोषित हो रही है कम। तो कुल मिला के रिजल्ट ये है कि ऊष्मा निकलेगी ही। तो ये हो गया हाइड्रोजन का योग, या एडिशन विद हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो आप इसे। जल्दी से पोज करके लिखो आप बेटे। लिख लिया? ठीक है। नंबर 2 पे हमें डिस्कस करना है हैलोजन का योग। हैलोजन का योग, हैलोजन के योग को आप कह सकते हो एडिशन। एडिशन का मतलब योग होना, जुड़ना। एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन के योग में हमें क्या करना है? हैलोजन को जोड़ना है डबल बॉन्ड के ऊपर। और आपको हैलोजन पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं। हैलोजन शब्द का प्रयोग जब भी हम करते हैं ना, हैलोजन, तो हम बात करते हैं X2 की। और X2 का मतलब क्या होता है? F2, Cl2, Br2 और I2, ये सब क्या है? हैलोजन है। अब इनका रिएक्शन डबल बॉन्ड पे कैसे होगा? देखो, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जिसे आप कहते हो 2 कार्बन है तो एथ और डबल बॉन्ड है तो ईन। इसके ऊपर आपको रिएक्शन कराना है हैलोजन का। जैसे मान लो आपने रिएक्शन कराया Cl2 का, क्लोरीन का। ध्यान ये रखना है कि उत्प्रेरक लेना है यहाँ FeCl3, ये उत्प्रेरक है। तो जब क्लोरीन का रिएक्शन यहां कराओगे तो ये एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और कितने Cl हैं? 2। एक Cl इधर जुड़ जाएगा, एक Cl इधर जुड़ जाएगा, ये बनेगा आपका CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है ये डाइक्लोरो इथेन है, यानी एक तो पहले कार्बन पर क्लोरो है, एक दूसरे कार्बन पर। तो आप पूरा नाम लिख सकते हो 1,2-डाइक्लोरो इथेन। इसका नाम होगा 1,2-डाइक्लोरो इथेन। इसी तरीके से यदि मैं आपको कहूं कि रिएक्शन इसके ऊपर करानी, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो ईन। इसके ऊपर यदि Cl2 का या Br2 का या F2 का रिएक्शन कराना है, उत्प्रेरक Cl2 का रिएक्शन करा रहे तो FeCl3 का यूज करोगे आप। कितने Cl है? 2, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, 2 Cl है, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर, CH3 CHCl, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक तो Cl इसके ऊपर है, सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl इसके ऊपर जुड़ गया। तो ये तो था प्रोपीन। और ये क्या है? नंबरिंग इधर से करोगे आप 1 2 3, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, नाम तो सारे सिखा रखे, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो इस तरीके से रिएक्शन आपको करनी आनी चाहिए। अब देखो यहां मैं एक बात बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया, एक हेडिंग लिखो नोट। एक बात बताता हूं इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन को जो है हम हैलोजनीकरण भी कह सकते हैं, हैलोजन का जुड़ना। इस रिएक्शन में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यदि कोई पूछता है कि आप रिएक्टिविटी बताओ, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन का मतलब X2, X2 का मतलब ये कुछ भी हो सकता है। इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में हैलोजन की रिएक्टिविटी का क्या क्रम होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील इन सभी हैलोजन्स में से फ्लोरीन होगा, और फ्लोरीन से कम क्रियाशील क्लोरीन, और क्लोरीन से कम क्रियाशील होगा ब्रोमीन,
और सबसे कम क्रियाशील होगा आयोडीन। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। तीसरे नंबर पे जो रासायनिक गुण हमें डिस्कस करना है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तीसरे नंबर पे हमें डिस्कस करना है HX का योग। HX कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड को। HX किसे कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड को। HX के योग को आप कह सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, HX का योग या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। और मैं आपको बताता हूं इसका एक नाम और भी है, इसका एक नाम है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हिंदी में क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोहेलोजनीकरण। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। बहुत आसान रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी देख लेते हैं, यानी क्रियाशीलता ऑफ HX की। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ HX यदि इस रिएक्शन में देखते हो तो HI सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशील HI होगा क्योंकि बॉन्ड बड़ा होगा, जल्दी टूट जाएगा। उससे कम क्रियाशील होगा HBr और उससे कम क्रियाशील होगा HCl। ठीक है, उससे भी कम क्रियाशील आप लिख सकते हो अगला यौगिक HF, पर उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फिर बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर HI सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है इस रिएक्शन में? इसका कारण यह है बॉन्ड लेंथ। यहां लिख देता हूं, चूंकि बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस जब आप चेक करोगे तो सबसे बड़ा बॉन्ड HI का ही होता है। क्यों होता है, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है और उससे छोटा बॉन्ड HBr का होगा और HCl का बॉन्ड इन तीनों में सबसे छोटा होगा। ये बॉन्ड बड़ा है तो कमजोर है, जल्दी टूटेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती कैसे है, देखो मैं बताता हूं। मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, एल्कीन। इस एल्कीन को आप कहते हो, 2 कार्बन है, एथीन है। इस एल्कीन की खासियत यह है कि इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर है। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 ही हाइड्रोजन है। तो ऐसी एल्कीन को आप सिमेट्रिक कह सकते हो, सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैं सिमेट्रिक एल्कीन कहता हूं इसे। वैसे तो आपको पता ही है इसका नाम क्या है, एथीन। तो एथीन एक सिमेट्रिक एल्कीन है। इसके ऊपर जब भी आप हाइड्रोजन हैलाइड, चलो HCl लिख देता हूं, मान लो आप इसके ऊपर HCl का रिएक्शन करा रहे हो, तो HCl का रिएक्शन कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल सारी बात। जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर HX का रिएक्शन कराते हो, X का मतलब तो पता है आपको, जहां भी हम HX की बात करेंगे तो वहां कुछ ऐसी बात करेंगे जैसे HI, जैसे HBr, जैसे HCl, कुछ ऐसी बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड के ऊपर HCl का रिएक्शन करना, और हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन एटम है वे आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए हमने कहा सिमेट्रिक एल्कीन है। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ तो H पॉजिटिव और एक तरफ Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा, ये प्लस माइनस में टूटेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, CH2 के ऊपर H जुड़ा तो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। या फिर और क्या कह सकते हो, IUPAC में आप कहोगे क्लोरो इथेन, इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन कहोगे आप इसे। तो ऐसा होता है रिएक्शन। पर हमें एक चीज समझनी है, यहां देखो मैं यहां बताता हूं आपको क्या समझना है। मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरे पास ऐसा कोई एल्कीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH,
डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन को देखो, यदि मैं कहूं इसके ऊपर रिएक्शन करना आपको HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन करना है, तो आपको पता है ऐसे टूटेगा प्लस माइनस में। पर आप जब डबल बॉन्ड को देखोगे, इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाले कार्बन पर तो एक ही हाइड्रोजन है, राइट वाले कार्बन पर है दो हाइड्रोजन। यहां तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु एक जैसे थे, इसके पास भी दो हाइड्रोजन थे, इसके पास भी दो। क्या इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन परमाणु हैं उनके पास भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर है? आप कहोगे कि सर इसके पास तो एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो है। तो ऐसे एल्कीन को कहते हैं असममित एल्कीन या एसिमेट्रिक एल्कीन। क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक एल्कीन। तो जब एसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर HX का रिएक्शन करना हो या HX का योग कराना हो, तो हमें यहां यूज करना पड़ता है एक नियम, और उस नियम को ध्यान से समझ लेना बिल्कुल। वो नियम है मार्कोनी-कॉव्स रूल या मार्कोनी-कॉव का नियम। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा MKR, इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी, ध्यान से सुनो नाम, मार्कोनी-कॉव्स रूल। मार्कोनी-कॉव्स रूल या हिंदी में लिखा होता है मार्कोनी-कॉफ का नियम। तो मार्कोनी-कॉव्स रूल की एक खासियत है कि ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इसमें जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है, उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो Br नेगेटिव तो यहां जुड़ेगा और H पॉजिटिव फिर कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ जाएगा बस। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3। प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इस CH के ऊपर हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है नेगेटिव पार्ट वहीं जुड़ता है। मतलब जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यहां सिंगल बॉन्ड बचेगा, ये लगा दिया CH। देखो दो हाइड्रोजन थे, ये वाला हाइड्रोजन तो यहीं जुड़ना है इस जगह, तो कितने हो जाएंगे? 3। तो ये बनेगा मेन प्रोडक्ट। इसके अलावा प्रोडक्ट तो दूसरा भी बनेगा, पर मेन प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा सारी बातें समझाऊंगा मैं आपको कि ये वाला प्रोडक्ट क्या क्यों बनेगा। मार्कोनी-कॉव्स ने इस नियम को क्यों बताया था कि जब आपके पास डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन एटम है वे एसिमेट्रिक हो, अलग अलग तरह के हो, उनके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो और उसके ऊपर आप HX का रिएक्शन करा रहे हो, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसका नाम यदि आप लिखोगे तो या तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिख दो, इसका नाम आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, इसे आप लिख सकते हो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, या तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिखो, या फिर इसका नाम लिख सकते हो 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। मेन प्रोडक्ट यही होगा, बनेगा तो दूसरा भी एक ऐसा भी बनेगा जिसमें यहाँ Br होगा, यहाँ H होगा, ये Br यहाँ जुड़ जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां, ये है मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट यही बनेगा। अब सवाल बच्चों के दिमाग में आया कि सर Br यहां जुड़ा, ये मेन प्रोडक्ट है, Br यहां जुड़ता वो भी प्रोडक्ट हमें मिलता, यानी एक प्रोडक्ट साथ में मिलता हमें कुछ ऐसा। देखो मैं यहां लिखता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये भी प्रोडक्ट हमें मिलता है, पर इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में 95% या उससे ज्यादा यही वाला प्रोडक्ट मिलता है हमें, जिसमें नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? कम। यहां 1 है, यहां 2। अब सवाल खड़ा हुआ कि सर क्यों? अब मैं इसका क्यों का आंसर दूंगा, जल्दी से पोज करके लिख लो पहले। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो जरा, मैंने आपको बताया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर जब आपने रिएक्शन किया है HBr का प्लस माइनस का, तो आपको बताया गया
कि जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा पाई बॉन्ड, तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन होंगे और पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो प्रोडक्ट हमारा बना CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। ये मेन प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट मैंने लिखा नहीं, मेन प्रोडक्ट ये बना। और इस नियम का नाम आपको बताया मार्कोनी-कॉफ का नियम या मार्कोनी-कॉफ्स रूल, MKR। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसकी क्रियाविधि क्या है रिएक्शन की। तो एक हेडिंग लिखते हैं मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म समझते हैं या क्रियाविधि समझते हैं। तो इसकी जो क्रियाविधि है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वाली है, यानी ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ये कौन सा अभिक्रिया होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये एक। और इसके स्टेप समझते हैं। हमने HBr का योग करना है इस डबल बॉन्ड के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले ये जो HBr है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें होता है विषम विदलन, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। विषम विदलन कह दो या विषमांगी विदलन कह दो या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन कह दो, क्या बनेगा बताओ, H पॉजिटिव, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस Br नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये दो चीज बनेंगी। अब हमारे पास जो ये है ना एल्कीन, एसिमेट्रिक एल्कीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल आया, इसके ऊपर अटैक करने के लिए H पॉजिटिव आया, तो यहां आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। और जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ शिफ्ट होने से क्या होगा, इसके ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। छोटा सा तीर का निशान लगाता हूं, होगा क्या, CH3 CH के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर कैसा चार्ज आ गया था, नेगेटिव, पर ये अटैक यहीं करेगा इस जगह, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, यहां अटैक करेगा। तो ये CH2 के ऊपर जब H पॉजिटिव गया, CH2 नेगेटिव था ना, इलेक्ट्रॉन इधर गए थे CH2 नेगेटिव और इसके ऊपर इसने अटैक करा, तो क्या बन गया, CH3। तो एक तो ये बना कार्ब धनायन, कार्बोकेटायन बना। और क्या हो सकता है इसके अलावा, इसके अलावा ये हो सकता है कि शायद ये पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर शिफ्ट कर जाए। यदि इधर शिफ्ट कर गया तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा तो H पॉजिटिव को अटैक यहां करना होगा। तो स्थिति क्या होगी देखना जरा, CH3 CH2, देखो यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है ना, अभी तो हमने यहां शिफ्ट करे, यदि ये यहां चले गए तो क्या होगा, CH नेगेटिव और नेगेटिव के ऊपर ही ये H पॉजिटिव आगे जुड़ेगा, CH2 इसलिए लिखा, और यहां आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो दो स्थितियां डेवलप हुई। मतलब कहने की बात यह है कि जब डबल बॉन्ड के ऊपर H पॉजिटिव अटैक कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, देखो यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में दो स्थितियां डेवलप होती हैं। एक तो बनता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, देखो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं यहां लिखता हूं सेकेंडरी को लिख सकते हो 2 डिग्री, कार्बोकेटायन को लिख सकते हो C पॉजिटिव। 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। और यहां कौन सा कार्बोकेटायन बना, यहां बना 1 डिग्री कार्बोकेटायन। देखो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन ही तो है जिसके ऊपर धनावेश है। तो जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 1 डिग्री कार्बोकेटायन का कंपैरिजन करें, इनकी तुलना करें, तो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सिखा रखी ना बात, ये होता है ज्यादा स्टेबल। तो मैं यहां लिखूंगा मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्राइमरी कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल है तो यही अपनी रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा। तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, देखो
और आपको इस बात का भी पता है कि कार्बोकैटायन की खासियत ये होती है कि उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास हो जाता है। तो ये जो लेस स्टेबल है, कम स्थायी, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन जो आपको यहां नजर आ रहा, ये भी इस वाले कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कन्वर्ट हो सकता है, रीअरेंज कर सकता है अपने आप को। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा आगे। होगा क्या, होगा ये कि ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3 यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर ही दूसरा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा फिर Br नेगेटिव। और आपको बताया Br नेगेटिव को कहां जुड़ना है, यही तो जुड़ेगा पॉजिटिव के ऊपर। तो ये प्रोसेस होगा फास्ट, ये वाला स्टेप फास्ट होगा, और ये वाला स्टेप जो पहला था, ये वाला स्टेप है स्लो। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है। ये यहाँ अटैक कर देगा और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां जुड़ गया Br और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। होगा तो ये भी कि साथ में यदि थोड़ा बहुत ये प्राइमरी कार्बोकैटायन उपलब्ध है तो उस पे यहां अटैक होगा, पर वो प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। जो ज्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन वही रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि वो अपने आप को बनाए रखेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। और ये अपने आप को बनाए नहीं रख सकता क्योंकि लेस स्टेबल है, कम स्थायी है, वो खुद इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा धीरे धीरे स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो इसलिए हमें इस बात का पता चला कि भाई जब डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन एटम है वे एसिमेट्रिक हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो जब HX का अटैक करोगे तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। इसका रीजन सिर्फ यही है कि ये जो रिएक्शन है हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और 2 स्टेप में जो पहला स्टेप है वो स्लो है और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और उसमें क्या होता है कि जब अटैक होता है H पॉजिटिव का या इलेक्ट्रोफाइल का, तो हमें जो कार्बोकैटायन मिलता है वो कार्बोकैटायन 2 तरह का मिलता है, एक तो प्राइमरी और एक तो सेकेंडरी। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है ज्यादा स्टेबल, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए सेकेंड स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसलिए हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। पर हाँ एक बात है, जल्दी से पॉज करके लिखो फिर बताऊंगा, पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे, ठीक है। एक चीज समझनी है आपको और बहुत अच्छी ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास इसी तरह का एक एल्कीन है, देखो इस एल्कीन को देखो, ये भी एसिमेट्रिक एल्कीन है, एसिमेट्रिक है ना। और इसके ऊपर आपको HBr का ही रिएक्शन करना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात कर रहा मैं, H+ और Br-। और आपने यहां ले रखा है पेरोक्साइड, आप पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कर रहे हो। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ख्रास, क्या नाम था, ख्रास। तो ख्रास ने यूं कहा कि यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस रिएक्शन को आप करोगे, अभी हमने इस रिएक्शन को करा था और उसका मैकेनिज्म भी सीखा था, पर उसमें पेरोक्साइड नहीं था, और इसमें हमने पेरोक्साइड जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को लेना है। इसकी उपस्थिति में जब हम रिएक्शन को करते हैं तो ये पाई बॉन्ड टूटता तो है, पक्की बात है, पर नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इस रूल को हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा। या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट के अलावा इसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनी-कॉव्स रूल, या फिर इसे कहते हैं ख्रास इफेक्ट, ख्रास इफेक्ट, क्योंकि ख्रास ने इस रूल को दिया था ना, ये सारे नाम है इसके। तो ध्यान रखना, यदि पेरोक्साइड नहीं है तो नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पर ही जुड़ता है, और यदि पेरोक्साइड है, रिएक्शन में आपने पेरोक्साइड ले रखा है,
तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होंगे, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना जरा, मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां क्या जुड़ना है, H पॉजिटिव यहां जुड़ेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां क्या जुड़ेगा, CH2Br। ये तो हमारा है एसिमेट्रिक एल्कीन, एसिमेट्रिक एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। और ये प्रोडक्ट हमारा मिल गया, क्या लिखूं इसे बताओ, ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो या इसे आप नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो, यदि सामान्य पद्धति में लिखना चाहते हो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि सर ऐसा क्यों हुआ, जब आपने अभी समझाया था मार्कोनी-कॉप्स रूल में, वहां भी हम इसके ऊपर HBr का ही रिएक्शन कर रहे थे, पर वहां आपने बताया था कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, यहाँ एक था यहाँ 2 हाइड्रोजन। पर जब आपने पेरोक्साइड ले लिया तो पेरोक्साइड में नेगेटिव पार्ट वहां क्यों जुड़ा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण भी हम इसके क्रियाविधि से ही समझ सकते हैं। तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं, यहां से क्लियर हो जाएगी सारी बात। क्रियाविधि देखते हैं इसकी, हेडिंग लिखते हैं मैकेनिज्म, हेडिंग लिखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रियाविधि। देखो सबसे पहली बात तो मैं बताता हूं कि जो MKR हमने पढ़ा था मार्कोनी-कॉप्स रूल, वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखना MKR यानी मार्कोनी-कॉप्स रूल एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के कारण दिखाई देता है, जबकि एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल इसका मैकेनिज्म जब चेक करते हैं तो बेटे इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल वाला, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ये एक, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मतलब कहने की बात यह है कि जब आप किसी एसिमेट्रिक या असममित एल्कीन पर HX का रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये रिएक्शन चलती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की तरह, ठीक है। कैसे देखो मैं बताता हूं आपको इसके स्टेप। सबसे पहले आप एक पेरोक्साइड ले लो, जैसे C6H5CO का होल ट्वाइस O, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका नाम लिखता हूं यहां बेंजोइल, बेंजोइल पेरोक्साइड है हमारे पास और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड को जब आप गर्म करोगे तो इसमें होगा समविदलन यानी होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन या समांगी विदलन, जिसके कारण आपको बेंजाइल फ्री रेडिकल मिलेगा। आपको ऐसे फ्री रेडिकल मिलेंगे, देखो C6H5COO फ्री रेडिकल, इसे आप कह सकते हो बेंजोइल फ्री रेडिकल आपको मिल गया। इसमें से निकल जाएगी ये गैस CO2, देखो ये यहां क्या है, यहां से यहां तक CO2 गैस है। यदि ये CO2 गैस निकल गई तो आपके पास C6H5 फ्री रेडिकल बचेगा। फ्री रेडिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, मुक्त मूलक। ये फ्री रेडिकल बच गया आपके पास। स्टेप नंबर फर्स्ट तो ये है। स्टेप नंबर सेकंड, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि आपका जो C6H5 मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल है, उसके पास आता है HBr, और HBr का भी एक बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यानी यहां भी संविदलन होगा। और संविदलन होने से क्या होगा कि ये जो H फ्री रेडिकल है ये यहां जाके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा C6H6, H तो गया यहां, और यहां क्या बचा हमारे पास
बी आर फ्री रेडिकल। कुल मिला के बात यह है कि जो आपने ये पेरोक्साइड यूज किया है बेंजोइल पेरोक्साइड, ये बेंजोइल पेरोक्साइड अपने आप ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है कार्बनिक मुक्त मूलक में एक प्रकार के, और वो कार्बनिक मुक्त मूलक HBr को मजबूर करता है कि मुक्त मूलक ही बना। तो यहाँ Br फ्री रेडिकल हमारा जो बना है ना, वो बेंजोइल पेरोक्साइड के कारण ही बना है। अब होगा क्या कि ये हमारे पास वो एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है एसिमेट्रिक, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन अलग अलग। इसके ऊपर ये जो फ्री रेडिकल बना है वो आएगा अटैक करने के लिए यहाँ, और जब अटैक करने के लिए आएगा तो यहां समझना है आपको ध्यान से। देखो इस पाई बॉन्ड का होगा संविदलन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्योंकि ये खुद फ्री रेडिकल है। दो बातें हो सकती हैं, देखो यहां एक बात तो ये हो सकती है कि यहां एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये यदि इसके पास चला गया तो यहां भी ये बॉन्ड बना लेगा, और ये यहां चला गया तो यहां भी बॉन्ड बना लेगा, और यहां चला गया तो यहां भी, दोनों जगह ले जाते हैं इसे पहले यहां लेके जाते हैं हम, क्योंकि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक यहां संविदलन होगा ना, ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये बना दिया हमने एक मुक्त मूलक, सिंगल बॉन्ड CH2Br, एक तो ये बनाया, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन आया था, पर इस इलेक्ट्रॉन और इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन ने आपस में बॉन्ड बना लिए CH2Br, एक तो ये बनेगा प्रोडक्ट। साथ में और क्या बन सकता है, और बन सकता है इसे Br को यहां जोड़ दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 मुक्त मूलक। ये दो तरह के फ्री रेडिकल आपको मिल गए। अब ये दोनों फ्री रेडिकल को आपको कंपैरिजन करना है, इनका तुलना करनी है। ये कार्बन जिसके ऊपर फ्री रेडिकल का निशान आपने लगा रखा, कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, तो बेटे ये सेकेंडरी 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। C के ऊपर डॉट लगा दिया तो फ्री रेडिकल, C के ऊपर प्लस लगा दिया तो कार्बोकैटायन, C के ऊपर माइनस लगा दिया तो कार्बो एनायन। तो ये सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल है। और यहां देखना जरा, ये कार्बन प्राइमरी है, तो ये क्या है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। और आपको पता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ठीक है, और ये होगा लेस स्टेबल, कम स्थायी, लेस स्टेबल, ये कम स्थायी होगा। तो जो ज्यादा स्थायी होगा वही अपने आप को मेंटेन रखेगा, और ये अपने आप को मेंटेन रखेगा तो रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 को छोड़ो, पहले इसी स्टेप में एक बात सीखो, ये ज्यादा स्टेबल होगा तो CH3 CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये था हमारे पास ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल। इसके ऊपर HBr जब अटैक करने के लिए आएगा ना, HBr, ठीक है, या फिर आप खाली कह सकते हो कि H आया, फ्री रेडिकल H, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें भी यहां से आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो H फ्री रेडिकल भी बनेगा, Br फ्री रेडिकल भी बनेगा। वो H फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहां जुड़ेगा, क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये बनेगा मेन प्रोडक्ट। और साथ में आपका क्या होगा, Br फ्री रेडिकल भी बनता रहेगा। अब स्टेप नंबर 3 देख लो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल जो बने ना, Br फ्री रेडिकल यहां भी बना, यहां भी बना, ये Br फ्री रेडिकल आपस में कनेक्ट करते रहेंगे, एक Br फ्री रेडिकल दूसरे Br फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर Br2 बनाता रहेगा, ऐसे होता है ये रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से एक बात समझ में आई होगी आपके, एक बात ये समझ में आई होगी कि जब एसिमेट्रिक एल्कीन
समझ रहे हैं ना, उसके ऊपर HX का रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। देखो यहाँ देखो जो प्रोडक्ट मिला है उसमें Br यहाँ जुड़ा है जहां कितने हाइड्रोजन थे, जहां ज्यादा हाइड्रोजन थे किनारे में, देखो 2 थे ना, यहां जुड़ा Br, देखो इसे कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल या खरास इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप इस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसी रिएक्शन के क्रियाविधि को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की तरह। ये जो आप ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हो ना, ये अपने आप फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो फ्री रेडिकल है वो HBr को मजबूर करता है संविदलन होने के लिए, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के लिए। तो HBr में नॉर्मली तो संविदलन होने का नहीं, आपको पता है HBr तो एक ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें तो बॉन्ड टूटेगा तो Br ही ले जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन। पर जब ये हमारे पास फ्री रेडिकल आया ना C6H5 फ्री रेडिकल, इसने इसे मजबूर कर दिया संविदलन के लिए, और उससे हमें क्या हुआ, हमें प्राप्त हुए Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल अटैक करेंगे किसके ऊपर, इस एसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर, और अटैक करने के लिए इस एसिमेट्रिक एल्कीन को साइट देनी पड़ेगी, जगह देनी पड़ेगी कहां अटैक करना है, जिसकी वजह से इसका जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में संविदलन होगा, क्योंकि अटैक करने के लिए जो आ रहा है वो खुद फ्री रेडिकल है, तो इसे 2 फ्री रेडिकल वाली साइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक तो साइट यहां मिलेगी और एक तो यहां, ठीक है। तो वो किसी एक जगह अटैक कर देगा और हमें जो स्पीसीज प्राप्त होगी वो खुद फ्री रेडिकल होगा, एक तो ऐसा फ्री रेडिकल जो सेकेंडरी है जो ज्यादा स्टेबल है, और एक ऐसा जो प्राइमरी है कम स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है वो ही रिएक्शन में अगले स्टेप को फॉरवर्ड कराएगा। ये ज्यादा स्टेबल था सेकेंडरी, इसके ऊपर फिर HBr आया, ये फ्री रेडिकल है तो इसमें भी संविदलन होकर 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, और उनमें से H फ्री रेडिकल यहां जुड़ेगा और Br फ्री रेडिकल फिर हमको मिल जाएगा। थर्ड स्टेप में ऐसे ऐसे फ्री रेडिकल आपस में कनेक्ट करके Br2 बनाते रहेंगे। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात करते हैं। लिख लिया? ठीक है, एक हेडिंग लिख लो आप नोट में, आपको बहुत काम की बात बताता हूं एक, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट हमने पढ़ा है ना, अभी हमने पढ़ा है पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसे आपने कहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr ही दिखाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ही देखने को मिलेगा, सिर्फ HBr ही दिखाता है। मतलब आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या क्रास रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट को जब भी दिखाओगे तो एग्जांपल HBr का ही लेना है आपको। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर HCl का एग्जांपल क्यों नहीं ले सकते हम, HCl क्यों नहीं दिखाता है पेरोक्साइड इफेक्ट? ठीक है, इसका कारण पता क्या है आपको? पता है C6H5 फ्री रेडिकल बना था एक, और उसने मजबूर करा था HBr को कि उसमें हो जाए संविदलन। ठीक है, पर यदि HBr की जगह मैंने HCl ले लिया ना, तो HCl का ये वाला बॉन्ड मजबूत होता है, बहुत इतना मजबूत होता है कि C6H5 फ्री रेडिकल इसे मजबूर नहीं कर सकता संविदलन करने के लिए। इसका संविदलन होगा ही नहीं क्योंकि HCl का बॉन्ड मजबूत है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि इसमें जो HCl का बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत होने के कारण C6H5 फ्री रेडिकल उस बॉन्ड का विदलन नहीं कर पाता है, इसलिए HCl कभी भी पेरोक्साइड इफेक्ट को नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहां लिख लो आप HCl का बॉन्ड मजबूत होने के कारण, HBr से तो मजबूत है ना, मजबूत होने के कारण C6H5 फ्री रेडिकल द्वारा विदलित होने माने टूटना, विदलित
नहीं हो पाता है। और जब HCl का बॉन्ड तोड़ने की हिम्मत C6H5 में है ही नहीं, C6H5 फ्री रेडिकल में, तो संविदलन नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगी? इसका मतलब हमारा जो HCl है वो अपने बॉन्ड की मजबूती के चलते पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाता। पर HCl के अलावा एक और भी तो HX है, HI। ठीक है, अब HI की बात करें, यदि हम HI की बात करें तो HI में प्रॉब्लम यह है कि इसका बॉन्ड कमजोर है बहुत, और बॉन्ड कमजोर है तो इसमें पहले ही संविदलन हो जाएगा। मतलब ये C6H5 फ्री रेडिकल का इंतजार भी नहीं करेगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसका इंतजार ही नहीं कर रहा, अपने आप ही टूटना शुरू कर दिया। और यहाँ H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल बनाने शुरू कर दिए। और ये जो I फ्री रेडिकल है ना, ये आपस में ही जुड़ना शुरू कर देंगे पहले ही, और जुड़ के I2 बनाना शुरू कर देंगे। और हमें मैकेनिज्म में अभी हमने पढ़ा है कि इसकी जरूरत पड़नी है, जैसे Br फ्री रेडिकल की जरूरत पड़ी थी। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड ज्यादा कमजोर है HI का, और बॉन्ड ज्यादा कमजोर है तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से है अपने आप ही तेजी से टूटना शुरू कर देगा, और I फ्री रेडिकल आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे और I2 बनाना शुरू कर देंगे। रिएक्शन को जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते से होगी नहीं रिएक्शन। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, जबकि HCl की बात तो हमने ऊपर कर ली, जबकि HI का बॉन्ड कमजोर होने के कारण स्वयं तो समझते हो अपने आप, स्वयं ही शीघ्रता माने तेजी, शीघ्रता से टूटता है, स्वयं ही शीघ्रता से टूटता है, तथा I फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर I2 बनाते रहते हैं। आपस में जुड़कर क्या बनाते रहते हैं? I2 बनाते रहते हैं, न कि डबल बॉन्ड पर जुड़े, न कि डबल बॉन्ड पर जुड़ते हैं। मतलब डबल बॉन्ड पे नहीं जुड़ेंगे, आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे। मतलब I फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बनाता रहेगा? I2। ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है। नंबर 4, हाइपोहेलस एसिड, जिसे हम कहते हैं HOCl से क्रिया। अब HOCl में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि जो एसिमेट्रिक एल्कीन होगी ना, उसमें मार्कोनी-कॉस रूल को फॉलो करना पड़ेगा हमें। हाइपोहेलस एसिड, जैसे HOCl मैंने ले लिया, चलो हेलस लिखा है तो Cl की जगह X लिख देता हूं, X। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है, इसके ऊपर हमें रिएक्शन करानी है HOCl की, HOCl, ये माइनस है ये प्लस है। अब आपको पता है कि ये तो सिमेट्रिक है। कैसा है? सिमेट्रिक है। इसका नाम लिख सकते हो आप
इथाइलीन सामान्य लिखा है, वैसे इथीन आईयूपीएसी में लिखोगे तो इथीन। और ये हाइपोहेलस तो नहीं है, क्लोरस है, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का रिएक्शन करना है इथाइलीन के ऊपर, तो आपको पता है पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ तो जुड़ेगा Cl, एक तरफ जुड़ेगा OH, ठीक है। तो यहां प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये एक अल्कोहल है, इसे आप कह सकते हो 2 क्लोरो इथेनॉल, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हो क्लोरोहाइड्रीन, इसके बाद जोड़ दो क्लोरोहाइड्रीन। देखो इथाइलीन क्लोरोहाइड्रीन, इसका नाम आप सामान्य पद्धति में लिखना चाहते हो तो इथाइलीन क्लोरोहाइड्रीन, ठीक है। इथाइलीन क्लोरोहाइड्रीन कह सकते हो आप इसे सामान्य पद्धति में। और आईयूपीएसी में तो नाम लिख ही दोगे आप इसका। आईयूपीएसी में नाम लिखोगे तो नंबरिंग 1 2 होगी। 2 क्लोरो, एल्क कितने हैं, 2 कार्बन है, इथेन ऑल, 2 क्लोरो इथेनॉल कह सकते हो, 2 क्लोरो इथेनॉल। अच्छा, यदि हमारे पास एसिमेट्रिक एल्कीन हो, मान लो ऐसा हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, और इसके ऊपर रिएक्शन करना है HOCl का, तो आप माइनस प्लस और रिएक्शन कर दोगे ना। अब आपको पता है कि यहां लगेगा मार्कोनी-कॉव्स रूल। क्या लगेगा, मार्कोनी-कॉव्स रूल। क्यों लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन देखो एसिमेट्रिक है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, यहां जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस CH के ऊपर कौन जुड़ेगा, OH। मेन प्रोडक्ट तो ये बनेगा ना, CH2 के ऊपर कौन जुड़ेगा, Cl, ये मेन प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट दूसरा बनता रहे कोई दिक्कत नहीं, हमें मेन प्रोडक्ट लिखना है। 3 कार्बन वाला एल्कीन है, इसका नाम आपको पता है प्रोपाइलीन, सामान्य पद्धति में लिखा है प्रोपाइलीन, और आईयूपीएसी में लिखते तो क्या लिखते, प्रोपीन, ठीक है। अच्छा, ये प्रोपाइलीन है तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइलीन का क्लोरोहाइड्रीन, तो इसे आप लिखोगे प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रीन, ठीक है, प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रीन। बताओ समझ में आई क्या बात। अच्छा, नंबर 5, पांचवा तरह का रासायनिक गुण या पांचवी तरह का रिएक्शन। अब हमें सीखना है हाइपोहेलस एसिड से तो कर दी रिएक्शन, कंसंट्रेट H2SO4 से देखते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। तो कंसंट्रेट H2SO4 से कैसे रिएक्शन होती है, बिल्कुल ऐसे ही होगी रिएक्शन, सिंपल सी बात है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके ऊपर आपको रिएक्शन करना है H2SO4 का, H पॉजिटिव बॉन्ड HSO4 नेगेटिव, ऐसे रिएक्शन करना है। तो आपको पता है एक तरफ तो H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ दूं, एक तरफ तो जुड़ जाएगा H पॉजिटिव और एक तरफ जुड़ जाएगा HSO4 नेगेटिव, ये तो CH3 बन जाएगा, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 के ऊपर कौन जुड़ा, HSO4, CH2 HSO4। ये था हमारे पास एथीन, आईयूपीएसी में लिख दिया एथीन, और ये बन गया आपका इथाइल, तो ये है C2H5 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे आप कह सकते हो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। लो क्या बना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एसिमेट्रिक एल्कीन यदि आपने लगा दी, मान लो मैं कहूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ठीक है, क्या नाम है इसका, प्रोपीन, प्रोपीन या प्रोपाइलीन भी कह सकते हो। इसके ऊपर यदि आप H2SO4 का रिएक्शन कराओगे ना, ध्यान से समझ लेना सारी बात, प्लस माइनस, तो यहाँ एसिमेट्रिक एल्कीन है तो MKR लगेगा, मार्कोनी-कॉस रूल। ध्यान रखना, एंटी मार्कोनी-कॉस रूल सिर्फ HBr के केस में लगाना है आपको नॉर्मली। तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पर, नेगेटिव पार्ट HSO4 नेगेटिव यहाँ कम हाइड्रोजन पर, और ये वाला कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और CH के साथ क्या जुड़ेगा, HSO4, नीचे जोड़ देते हैं HSO4 सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 के ऊपर H जुड़ जाएगा CH3, लो, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल, इसका नाम यहां लिख देता हूं, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा एक बात बताऊंगा आपको, चलो बहुत अच्छी, एक हेडिंग लिख लो, नोट, एक चीज का ध्यान रखना आप, हमें इस बात का पता है कि यदि किसी चीज में से पानी निकालना हो, पानी खींचना हो, निर्जलीकरण करना हो, तो निर्जली कारक में एक बहुत बढ़िया निर्जली कारक मैंने आपको सिखाया था, कंसंट्रेट H2SO4 सिखाया था ना, कि कंसंट्रेट H2SO4 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। पर आपको यदि डबल बॉन्ड यानी एल्कीन का डिहाइड्रेशन करना हो, निर्जलीकरण करना हो, तो एल्कीन के निर्जलीकरण में कभी भी आप कंसंट्रेट H2SO4 को यूज नहीं करोगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि एल्कीन का जब भी कंसंट्रेट H2SO4 से आप रिएक्शन करते हो तो वो इसके साथ रिएक्शन कर लेता है डबल बॉन्ड के ऊपर, ना कि इसका डिहाइड्रेशन करेगा, समझ रहे ना आप। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसलिए यहां लिख देता हूं, एक मिनट रुक जाओ जरा, मार्कर ने परेशान कर लिया, देखो बेटे, इसलिए एल्कीन के डिहाइड्रेशन में या डिहाइड्रेशन के लिए कंसंट्रेट H2SO4 यूज नहीं करते हैं। पता चल गया ना क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन कर लेंगे आपस में, यूज नहीं करते हैं किसे, एल्कीन के डिहाइड्रेशन, एल्कीन में से पानी निकालना हो अलग तो कंसंट्रेट H2SO4 यूज नहीं करते, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 उससे पानी तो क्या निकाल लेगा, डबल बॉन्ड पे ही रिएक्शन कर रहा हो उसके, ठीक है। पोज करके लिखो, जल्दी से लिख लिया बेटे, ठीक है। नंबर 6, इस पे पढ़ना है हमें जल का योग, डबल बॉन्ड के ऊपर H2O कैसे जुड़ता है, देखो एडिशन ऑफ H2O लिख सकते हो आप इंग्लिश में, ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है जिसे आप कहते हो एथीन या इथाइलिन। जब इसके ऊपर आप H2O का रिएक्शन करोगे ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये H2O है, इसका रिएक्शन कर रहे हैं आप, तो ध्यान रखना डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में करना है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूट जाएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ H पॉजिटिव एक तरफ OH नेगेटिव, ऐसे, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, यही तो बनेगा। देखो ये है इथाइल है, 2 कार्बन वाला एल्काइल, और OH है तो एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल बन गया हमारा। अब यदि हम एसिमेट्रिक एल्कीन ले लें तो रिएक्शन कर लोगे एसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर,
एसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर रिएक्शन आप कर ही लोगे। देखो मैं बताता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन या प्रोपाइलीन भी कह सकते हो। इसके ऊपर यदि आप रिएक्शन करोगे जल का डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहां लगेगा MKR, मार्कोनी कॉव्स रूल। नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन होंगे और पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर जुड़ जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा CH3। देखो समझ में आ रही क्या बात? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। या प्रोपेन टू ओल, IUPAC में लिखोगे तो प्रोपेन टू ओल लिख सकते हो। अच्छा, यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास इस तरह का एक डबल बॉन्ड है, CH3 यहाँ है और यहाँ भी CH3 है और ये कार्बन है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड करके CH2 ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसे कहते हैं हम आइसो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटाइलीन। सामान्य पद्धति में नाम लिखा है आइसोब्यूटाइलीन। IUPAC में लिखोगे ना तो 2 मिथाइल प्रोपीन है इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपीन। IUPAC में सारे नाम मैंने आपको सिखा रखे। इसके ऊपर यदि आप जल का रिएक्शन करोगे HOH का, तो यहां भी MKR लगेगा, मार्कोनी कॉव्स रूल, ठीक है। लिख देता हूं, डाइल्यूट H2SO4 तो चाहिए ही, डाइल्यूट H2SO4। ये एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, यहाँ तो एक भी नहीं है हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट इस पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा हमें। CH3 एक तो ये है, 1 2 और ये भी CH3 बन गया होगा क्योंकि ये H पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया होगा ना। तो 1 2 और 3 CH3 है और एक कार्बन है और उसके ऊपर OH है, ठीक है। तो यूं देखो कि कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, ब्यूटाइल अल्कोहल है और ये कार्बन 3 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो 3 डिग्री ब्यूटाइल। सामान्य पद्धति में नाम लिखा 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और मार्कोनी कॉव्स रूल यहां लगा है, ठीक है बेटे। अच्छा चलो, ये तो हो गया जल का योग, जल से तो आप कर दोगे रिएक्शन डबल बॉन्ड की। अब नंबर 7 पर हमें सीखना है, 7वां जो गुण हमें सीखना है वो है दहन। दहन एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही होता है, ठीक है। इसे आप कह सकते हो कंबस्सन, दहन को कंबस्सन भी कहते हैं। बस आपको एक चीज बताऊंगा, दहन में आपके पास जो भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो कोई सा भी हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला, जब भी आप उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ उसे गर्म करते हो ना, यानी उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन के साथ गर्म तो करना ही पड़ेगा, तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है और जलाने पर निकलती है ऊष्मा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, बस आप बैलेंस तो कर लोगे। कितने हैं ऑक्सीजन, 2 और 1 3, यहाँ 2 हैं वहां 3 हैं, तो यहाँ 3 कर दो, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6। हाइड्रोजन चेक कर लो, 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, सब बैलेंस है। तो मतलब कहने की बात यह है कि जब भी आपको किसी हाइड्रोकार्बन को जलाना हो, दहन करना हो, ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो 2 ही चीज बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बैलेंस आप कर लेना इस रिएक्शन को। कर लिया यहाँ तो जल्दी से पॉज करके लिखो। अच्छा लिख लिया बेटे, ठीक है। आते हैं नंबर 8 पर, 8वां रासायनिक गुण। 8वें नंबर पर हमें सीखना है बेयर अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक या बेयर रिएजेंट। बेयर अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। बेयर अभिकर्मक द्वारा कैसे ऑक्सीकरण होता है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेयर अभिकर्मक क्या है, बेयर रिएजेंट क्या होता है।
देखो मैं बताता हूं, बहुत आसान है। आप KMnO4 लो, KMnO4, इसके दो अणु ले लिए KMnO4 के, और दो ही अणु ले लो आप KOH के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, KOH। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके मिश्रण को ही हम कहते हैं, इन दोनों का जो मिश्रण है इसे ही कहते हैं हम बेयर रिएजेंट। बेयर अभिकर्मक यही होता है, ध्यान रखना। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं ना, तो देखो यहां से ये निकलता है H2O, एक तो ये निकलेगा H2O, और K2MnO4, एक तो K2MnO4 ये बना, और एक K2MnO4 ये बना, ये तो बन गया एक साल्ट। प्लस साथ में क्या बना, साथ में एक तो बना नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, और एक बना ये जल का अणु HOH, H2O लिख दो या HOH लिख दो। तो जब भी आपको बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन दिखाना है तो इन दो चीज को दिखाना बस। और गुलाबी रंग होता है इनका, जो बेयर अभिकर्मक है उसका रंग गुलाबी होता है, किसके कारण, इसके कारण, लाल दवा के कारण, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, अब जैसे ये तो मैंने बेयर अभिकर्मक का इंट्रोडक्शन दिया आपको, अब हमें देखना कि डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कैसे होगा। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, सबको पता है इसका नाम है इथाइलीन या एथीन कह दो IUPAC में। इसके ऊपर जब भी कोई कहता है कि बेयर अभिकर्मक का रिएक्शन कराओ, तो आपको इसका रिएक्शन कराना है बस, ये नवजात ऑक्सीजन और HOH यानी H2O। जब भी कोई कहता है बेयर रिएजेंट का रिएक्शन कराओ, तो ये बेयर रिएजेंट है और गुलाबी रंग का है, इसका ही रिएक्शन कराना है, इसे लिखने की जरूरत नहीं इन दोनों को। तो जब इसका रिएक्शन होता है ना, सीधी बात है, देखो एक OH और एक OH, OH 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 OH, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक OH तो इधर, एक OH इधर, तो दोनों तरफ एक एक OH जुड़ जाएगा। देखो CH2 के ऊपर भी OH, और इस वाले CH2 के ऊपर भी OH, यहां भी OH जुड़ गया और यहां भी OH। इसे कहते हैं ग्लाइकोल, जब दो बराबर बराबर वाले कार्बन परमाणुओं पर OH हो। और किसका ग्लाइकोल है, इथाइलीन का, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इथाइलीन ग्लाइकोल। और ये जो है ना रंगहीन है, कलरलेस, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि डबल बॉन्ड के ऊपर जब आपने बेयर अभिकर्मक का रिएक्शन कराया, तो बेयर अभिकर्मक का रंग पहले गुलाबी था और अब गुलाबी रंग नहीं रहा, रंगहीन हो गया। अच्छा एक और ले लो रिएक्शन, चलो इसमें मान लो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये है हमारा 3 कार्बन वाला एल्कीन प्रोपाइलीन। इसके ऊपर बेयर अभिकर्मक का रिएक्शन दिखाना है, तो एक तो नेसेंट ऑक्सीजन और एक जल का अणु, ये है बेयर अभिकर्मक गुलाबी रंग का। जब आप रिएक्शन कराओगे तो OH कितने हैं, 2 हैं, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक OH इधर और एक OH इधर जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ OH है, सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर OH है। तो ये तो था प्रोपाइलीन, और ये बन गया प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ये बन गया प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ये गुलाबी रंग का होगा यहाँ मिक्सचर, और वहां हो जाएगा रंगहीन। ठीक है बेटे, मतलब कोई पूछता है ना इसलिए लिख लेना चाहिए, ये तो गुलाबी रंग का है बेयर अभिकर्मक KMnO4 के कारण, और ये हो जाएगा रंगहीन यानी कलरलेस। अब जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिख लिया, ठीक है। नंबर 9, एसिडिक KMnO4 यानी अम्लीय KMnO4
द्वारा ऑक्सीकरण। अम्लीय KMnO4 का मतलब KMnO4 और H2SO4 का मिश्रण। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत आसान सा रिएक्शन है, सबके समझ में आ जाएगा। देखो मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इथाइलिन, और इसके ऊपर हम नवजात ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे। ये नवजात ऑक्सीजन हमें वहीं से ही मिलती है, कहां से? जब KMnO4 और H2SO4 के मिश्रण को हम मिलाते हैं ना इन्हें दोनों को आपस में, तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ देती है। दो तो ऑक्सीजन इधर लगेंगी, यूज होंगी, और दो ऑक्सीजन यूज होंगी इधर। देखो CH2O, CH2O2 को आप लिख सकते हो HCOOH। देखो CH2O2, इसके दो अणु बनेंगे, ठीक है। क्या होता है बताना जरा? ये होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह हम KMnO4 यदि अम्लीय है हमारे पास, तो वो ऐसे रिएक्शन करता है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन है या प्रोपीन कह दो। इसके ऊपर भी नवजात ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, और ये नवजात ऑक्सीजन कहां से मिलेंगे हमें? यहां से। जब KMnO4 और H2SO4 को आपस में मिलाओगे तो यहां से मिलेंगे नवजात ऑक्सीजन, और ये दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे। दो तो ऑक्सीजन इधर यूज होंगे और दो ऑक्सीजन इधर यूज होंगे, CH3COOH, और एक तो बनेगा ये CH3COOH, और एक बनेगा HCOOH। ये जो CH3COOH है इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर। और ये क्या है? ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन और सीख लो चलो। ये हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड CH2। यहां जो है दो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन ही कैरी कर लेगा उन्हें, तो तीन नवजात ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ेगी। एरो के ऊपर मैं लिख देता हूं कि KMnO4 है और H2SO4 में इसे मिला रखा है, अम्लीय KMnO4 है। बॉन्ड टूट जाएंगे, एक ऑक्सीजन यहां चाहिए और यहां चाहिए दो ऑक्सीजन, तो यहां तो बनेगा देखो CH3COCH3, यहां तो बना CH3 और नीचे भी CH3 है, और ये C डबल बॉन्ड O, कीटोन बना ना। और यहां क्या बना देखना, CH2O2, यहां तो बना HCOOH। तो ये तो बना कौन सा कीटोन है? एसीटोन कहते हैं इसे, ध्यान रखना, 12th में पढ़ूंगा मैं, एसीटोन। और ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन होती है एसिडिक KMnO4 की। अच्छा, एक चीज बताता हूं, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, इसे आप कहोगे आइसो ब्यूटाइलीन, ठीक है। आइसोब्यूटीन भी कह सकते हो वैसे। जल्दी से पोज करके लिखो, अगले रिएक्शंस बताता हूं। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। 10वें नंबर पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना है जिसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था। इसे कहते हैं ओजोनोलाइसिस, या कहते हैं ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन, ठीक है। या इसका एक नाम और भी है, ओजोनीकरण। रिएक्शन को ध्यान से समझना, क्लास 10th में भी आपने डिस्कस की थी ये रिएक्शन। डबल बॉन्ड तो था ना 10th में भी। देखो ध्यान से समझेंगे।
हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथीन, IUPAC में सामान्य नाम है इथाइलिन। जब इसके ऊपर आप ओजोन का रिएक्शन कराओगे ना, ओजोन का O3 का, तो ये 3 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ते हैं, देखो CH2, ये CH2 है, एक ऑक्सीजन तो ऊपर गया और एक ऑक्सीजन यहाँ गया, एक यहाँ गया, ये ओजोनाइड बन गया। ये इथीन है तो मैं इसे कहूंगा इथीन ओजोनाइड, इथीन ओजोनाइड। ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है और बहुत ज्यादा क्रियाशील, ओजोनाइड। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जल का रिएक्शन करना है जिंक की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, 3 बॉन्ड टूट गए। ठीक है, क्या होगा, देखो ये HOH है ना, HOH, और एक ऑक्सीजन ये निकल गया, देखो ये बॉन्ड गया, ये बॉन्ड गया, ऑक्सीजन निकल गया। कितने OH हैं, दो OH हैं, तो जिंक है, ये निकलेगा ZnOH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड साइड प्रोडक्ट। और ये हिस्सा कट के जो निकला क्या है, CH2O, ये कट के निकला CH2O, तो 2 निकले CH2O। इनकी सच्चाई ये है, देखो 2 निकले HCHO, देखो CH2O, इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु निकले, 2। अब यहां एक बात समझनी है कि यदि आप ये जिंक का चूर्ण नहीं लोगे ना, तो साथ में आपका जो निकलेगा ना वो जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं निकलने का, H2O इस ऑक्सीजन को लेके निकलेगा H2O2 बना के। और H2O2 बनने से एक समस्या हो जाती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं रिएक्शन में, पर जो आपका ये एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन कर देता है H2O2, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे कर देगा मैं बताऊंगा आपको, 12th में तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक जो है ना, आप दूसरा एल्कीन ले लो, एसिमेट्रिक एल्कीन। एसिमेट्रिक एल्कीन में ले लो आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है बताओ, प्रोपीन या प्रोपाइलीन कह दो। इसके ऊपर ओजोन का रिएक्शन कराते हैं, चलो तो डबल बॉन्ड पे होगा रिएक्शन, CH3 CH और ये लिख दिया CH2, एक ऑक्सीजन तो गया यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ गया। अब इसके ऊपर आपको करना है रिएक्शन H2O का, और किसकी उपस्थिति में, जिंक चूर्ण की। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये नीचे वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। कितने बॉन्ड टूट गए, 1 2 और 3। ये ऑक्सीजन तो बेघर हो गया, ये ऑक्सीजन और ये H2O ये जिंक के साथ मिलके जिंक हाइड्रोक्साइड निकाल लेंगे बाहर, ZnOH का होल ट्वाइस एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट CH3CHO, देखो ये हिस्सा जो कट के निकला CH3CHO है, एक तो बना CH3CHO प्लस दूसरा क्या बना CH2O, ये देखो ये कट के निकला CH2O। CH2O को ऐसे लिखते हैं, देखो CH2O HCHO। CH3CHO होता है एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो 2 अलग अलग तरह के एल्डिहाइड बने, एक एसिटल डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आई ना बात। अब देखो एक बात बताता हूं, बहुत बढ़िया, यहां हेडिंग लिख लो आप, नोट हेडिंग हमने लिख ली, ध्यान से समझेंगे क्या बता रहा हूं मैं। यदि जिंक चूर्ण का प्रयोग, ये जिंक का यूज कराना हमने, ना नहीं करना हो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। यदि जिंक चूर्ण का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, तो H2O2 बनेगा, जो भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा,
इसका ऑक्सीडेशन करेगा एल्डिहाइड का, इसका भी जो भी एल्डिहाइड बनेगा, जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे कर देगा देखो मैं बताता हूं। हमारे पास एक एल्डिहाइड है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, यदि इसका रिएक्शन आपने H2O2 के साथ कर दिया तो ये अपना ऑक्सीजन इसे दे देगा, ऑक्सीजन इसने अपना ऑक्सीजन इसे दे दिया तो ये बन गया HCOOH फॉर्मिक एसिड, और अपने आप ये क्या बन गया H2O। सबको पता है कि H2O2 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। देखो इसकी बात करूं, इसकी CH3CHO की, यह है CH3CHO। यदि H2O2 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो अपना ऑक्सीजन इसे दे देगा, और ये एल्डिहाइड रहेगा ही नहीं, ये हो जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड सिरका, और H2O2 अपने आप बन जाएगा H2O। ये प्रॉब्लम है। तो यदि आप रिएक्शन में जिंक चूर्ण इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये दिक्कत आएगी। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा लिख लिया बेटे, ठीक है। नंबर 11 पर हमें पढ़ना है Cl2 द्वारा प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन विद Cl2 या बाय Cl2। देखो यह हमारे पास एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इसमें ये वाला अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन, नाम तो आपको पता ही है इसका, प्रोपाइलीन या प्रोपीन कह दो। इसके ऊपर आपको Cl2 का रिएक्शन कराना है। तो आप कहोगे कि सर ये तो आपने कराया ही था, Cl2 का रिएक्शन कराया था, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक Cl इधर एक Cl इधर। नहीं, हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर रखना है 400 से 600 डिग्री सी। इतने हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी, ये अटैक करेगा, इसका एक यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और अटैक करके यहाँ से H को निकाल देगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, ये HCl निकल जाएगा, अल्फा कार्बन के ऊपर या अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर ही अटैक होगा, और प्रोडक्ट बनेगा CH2 यहाँ Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। इसे कहते हैं क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। ये प्रोपाइलीन है, और ये सामान्य नाम लिखना चाहते हो तो एलाइल क्लोराइड, इसे हम कहते हैं एलाइल। मैंने सिखाया था आपको एलाइल ग्रुप, ये एलाइल क्लोराइड बनाया। क्या बना? एलाइल क्लोराइड। एक इस रिएक्शन को ध्यान रखना, यदि ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे कराई ना आपने, नॉर्मल टेम्परेचर पे डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा Cl, पर ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। पेपर सेटर इसी तरह सवाल को घुमाता है, Cl2 का रिएक्शन पूछ लिया, डबल बॉन्ड दिख गया बच्चे को, Cl2 दिख गया, बच्चा खुश हो गया, टेम्परेचर देख ही नहीं रहा वो। यदि टेम्परेचर नॉर्मल है फिर तो एडिशन रिएक्शन होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगा। नंबर 12 पे आ जाओ। 12वें नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगा NBS से क्रिया। आप कहोगे कि सर ये NBS क्या है? NBS क्या है सर? NBS होता है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, यहां लिख देता हूं, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ठीक है। ब्रोमो, इसमें मेन चीज ब्रोमीन है, बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास प्रोपाइलीन, और प्रोपाइलीन का जब भी आप NBS से रिएक्शन कराओगे, एरो के ऊपर ही लिख देना NBS, तो जो अल्फा पोजीशन है हमारी, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसके ऊपर यहां Br जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन हटके। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है आपको, ये CH2 ये जुड़ गया Br, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2,
वो था एलाइल क्लोराइड, क्योंकि Cl था यहाँ Br आ गया तो इसका नाम आप लिख सकते हो एलाइल ब्रोमाइड। क्या लिख सकते हो? एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है बेटे। अब आते हैं नंबर 13 पर। 13वां रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुलकीकरण। बहुलकीकरण इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीमेराइजेशन। बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप n अणु ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के n अणु, n का मतलब 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख। ठीक है। एथीन है, एथीन, इसे कहते हैं मोनोमर, यानी 1 लाख। और बहुत हाई टेम्परेचर पे इन्हें गर्म कर दो। ठीक है। हाई टेम्परेचर यहां लिखता हूं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उच्च ताप और दाब पर जब इन्हें रखोगे ना तो ये सारे अणु जुड़ जाएंगे आपस में, और हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये जुड़ते रहेंगे CH2 CH2। तो मैं यहां लिख देता हूं होल N। तो ये था इथीन, और ये बहुत सारे इथीन जुड़ गए, बहुत सारों को कहते हैं मैनी, और मैनी को ग्रीक भाषा में कहते हैं पॉली। तो इसका नाम है पॉलीएथीन। पॉलीएथीन को ही हम ई हटा देते हैं, पॉलीथीन। तो ये होता है एक पॉलीमर, यानी बहुलक। बहुलक। ठीक है। ये पता कैसे होता है? जैसे मैं आपको कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें फिर जुड़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब आप हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रखोगे तो इसका पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, और ये यहां बॉन्ड बन जाएगा इस तरह, और पाई बॉन्ड यहां आ गया, यहां भी बॉन्ड बन गया, इसका पाई बॉन्ड आगे चला गया, यहां भी बॉन्ड बन गया, और इससे पहले भी कहीं बॉन्ड आया होगा। तो सारे CH2 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 जुड़ते रहते हैं, और बीच में डबल बॉन्ड की जगह आ जाते हैं क्या? सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह बनता है। इसी तरीके से हम एक रिएक्शन और सीखेंगे। N अणु लेते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये है प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन N अणु लिए, और इन्हें भी आपने हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा तो ये भी जुड़ जाएंगे, ये पाई बॉन्ड आगे चला जाएगा। स्थिति ये बनेगी, देखो, एक CH3 तो ऊपर है, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH है, और यहाँ CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड होल N, ये बन गया पॉलीप्रोपाइलीन। ये CH3 है, यहाँ CH3, ये बन गया पॉली प्रोपाइलीन, जिसे हम PP कहते हैं, PP। ठीक है। ये भी पॉलीथीन जैसी होती है, पॉलीप्रोपाइलीन। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले गुण बताता हूं आपको। पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। नंबर 14 पे हमें सीखना है समावयवीकरण। समावयवीकरण, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो आइसोमेराइजेशन। समावयवीकरण या आइसोमेराइजेशन। देखो कैसे होता है। मान लो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन, ये है। और आप इसे एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ गर्म कर दो, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके साथ गर्म कर दो, तो ये डबल बॉन्ड अपनी जगह बदल लेगा। यहां भी आ सकता है, यहां भी, यहां भी, वो डिपेंड करता है कितना गर्म करा आपने। मान लो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ आ गया। 1 2 दूसरे कार्बन पर 5 कार्बन है, तो पेंट दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है 2 इन,
तो ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। आपको पता है इसमें डबल बॉन्ड जगह बदल रहा, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, तो ये दोनों एक दूसरे के स्थान समावयवी हैं। तो इस घटना को हम स्थान समावयवता कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको डबल बॉन्ड अर्थात एल्कीन के रासायनिक गुण समझ में आए होंगे सारे। मैंने आपको कुल मिलाकर 14 तरह की रिएक्शन सिखाई हैं आज, और इनसे बाहर कोई भी रिएक्शन एग्जाम में नहीं जाएगी, पक्की बात है, बिल्कुल एकदम। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।